हेलो फ्रेंड, करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉबेरी सुपरमून वॉज सीन वर्ल्ड वाइड इन डिफरेंट टाइम जोन्स, हु कॉइन्ड द टर्म सुपरमून। तो सुपरमून शब्द को किसने गढ़ा है? इसे नाम दिया है रिचर्ड नॉले ने। रिचर्ड नॉले ने इसका नाम दिया हुआ है। ओके, तो ये सुपरमून शब्द होता क्या है, आइए हम इसके बारे में जान जाते हैं। देखिए, ये है हमारा अर्थ। ओके, ये है अर्थ और ये है सन और ये छोटा सा है मून। अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है ये, और जब ये सन के ज़्यादा नज़दीक होता है, सूरज के जब ये ज़्यादा नज़दीक होता है तो इसे परजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परजी कहा जाता है। और जब ये दूर होता है तो इसे अपोजी कहा जाता है। ओके, इसे ज़रूर याद रखिएगा। परजी, इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पी से याद कर लीजिए, पी फॉर पास और पी मीन्स परजी, तो ऐसे याद करने में भी आसानी रहेगी। तो फिर चलते हैं ऊपर डायग्राम पे। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं अर्थ से टकरा करके ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और ये 7 रेज में डिवाइड हो जाती हैं। चूँकि विबजॉर में आर का रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग पावर कम होता है तो ये नज़दीक ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, इसका झुकाव नज़दीक में होता है। और वायलेट कलर जो होता है ये दूर सेंटर से दूर जाती है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो होता है वो अधिक होता है, यानी स्कैटरिंग पावर अधिक होता है। तब जब चंद्रमा अर्थ का चक्कर लगाते हुए जब ये चंद्रमा इस रेड लाइट के जोन से होकर गुजर रहा होता है तो इस पर उस थोड़े समय के लिए जो रेस पड़ती है वो रेड कलर की पड़ती है, जिसकी वजह से इसका कलर स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसे सुपरमून नाम दिया गया है। ओके, तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं फिर से बैक। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देना चाहता हूँ चंद्र मिशन के बारे में। ओके, चीन ने अभी हाल ही में एक चंद्र मिशन किया था, उसका नाम क्या था? चांग-ई 5। क्या नाम था उसका? चांग-ई 5। और नासा के 2 चंद्र मिशन हैं। एक का है नाम है, ये दोनों नासा के चंद्र मिशन हैं। ओके, एक का नाम है वाइपर और दूसरे का नाम है आर्टेमिस। ये जो वाइपर है ये चंद्रमा के ये साउथ पोल पर उतरेगा। ये सैटेलाइट साउथ पोल पर भेजा जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये साउथ पोल पर ये सैटेलाइट यहाँ पर भेजा जाएगा। और आर्टेमिस मिशन के जरिए इस पर चाँद पर जो है इंसानों को भेजा जाएगा। ओके, और आर्टेमिस का जो ईयर डिक्लेयर किया गया है ये 2024 है। तो ये जानकारी थी चंद्र मिशन के बारे में। इंडिया भी एक चंद्र मिशन अब भेजेगा जिसका नाम रखा गया है चंद्रयान 3। तो ये जानकारी थी चंद्रमा के बारे में और चंद्रमा पे भेजे जाने वाले कुछ सैटेलाइट के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a bid to extend the range of its navy in Indo-Pacific region, which country has launched its 3rd aircraft carrier? क्या नाम है उसका? फ्यूजन। तो फ्यूजन एयरक्राफ्ट ये किसने इसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में? तो इसे लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। ये इसका
तीसरा एयरक्राफ्ट है। इससे पहले कौन से दो इसने लॉन्च कर दिया है? एक है लियोनिंग और दूसरे का नाम क्या है? सैंडोंग। लियोनिंग, सैंडोंग, और ये थर्ड है फुजैन। ओके। इंडिया के पास क्या 3 है? नहीं, इंडिया के पास केवल एक ही है एयरक्राफ्ट। वो कौन सा है? विक्रमादित्य। इसे रसिया से लिया गया था। ओके, इसे किससे लिया गया था? रसिया से, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है विक्रमादित्य। लेकिन भारत अब एक स्वदेशी विमानवाहक पोत बना रहा है एयरक्राफ्ट। उसका नाम क्या है? INS विक्रांत। क्या नाम है इसका? ये भारत का सेकंड INS एयरक्राफ्ट है, INS विक्रांत। एयरक्राफ्ट क्या है कि इस पर जो होता है, जो लड़ाकू विमान होते हैं, उसको उतरने में या उस उड़ान भरने में ये काफ़ी सहायक होते हैं। इस पर जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा इसमें स्पेस होता है। ओके, हम फिर से चलते हैं बैक, और भी हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप बना रहा है। उसका नाम क्या है उसने रखा है? उसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रिक जो क्रूज शिप है, ये यांगजी रिवर पर इसने लॉन्च किया है। यांगजी रिवर पर इसने लॉन्च किया है। और कोप 15 हुआ था अभी हाल ही में, CBD का, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। ओके, तो ये भी पहले चाइना में होने वाला था, लेकिन इसका जो कंट्री हब चेंज करके कनाडा कर दिया गया है। जो CBD का बैठक होने वाली थी कोप 15, ये चाइना में पहले इसको कुनमिंग शहर में इसको डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अब वहाँ ना होकर के ये कनाडा में होगा। और चाइना के साथ हम युद्धाभ्यास भी करते हैं, जैसे कि हैंड इन हैंड हो गया, हैंड इन हैंड। इसके अलावा चाइना ने अभी हाल ही में AFC कप भी जीता है। AFC कप ये फुटबॉल कप होता है, महिलाओं का जो फुटबॉल कप है उसमें चाइना ने जीता है। ओके, इसमें इन्होंने दक्षिण कोरिया को हराया है। ये हुआ था मुंबई में, आयोजित किया गया था। तो ये जानकारी थी फुजियान के बारे में और कुछ एयरक्राफ्ट के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्ट प्लान ऑन द नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क वॉज रिलीज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? तो राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का जो मसौदा योजना है, किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? इसे जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, मिटी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। मिट्टी ना समझ जाइएगा कि मिट्टी समझ के आप लगा दें, इसे शॉर्ट फॉर्म में मिट्टी भी बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क में क्या इस मसौदे में क्या क्या बातें रखी गई हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें रखा गया है, इसके जरिए हर मंत्रालय में एक डाटा मैनेजमेंट यूनिट बनाया जाएगा। डाटा मैनेजमेंट यूनिट हर मंत्रालय में बनाया जाएगा, ताकि डाटा का जो भी सिक्योर तरीके से उसको मैनेज किया जा सके। और दूसरा इसका क्या मेन पॉइंट है, वो है कि इसके लिए कार्यालय बनाया जाएगा। उसका क्या नाम रखा जाएगा? इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस, IDMO। तो ये जानकारी थी राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड आपकी ज़मीन आपकी निगरानी? क्या लिखा है? आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, अ यूनिक प्रोग्राम टू इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस सिस्टम। तो ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भूमि रिकॉर्ड रखवाली प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ये अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, AZAN। तो इसे जम्मू कश्मीर ने इसको लॉन्च किया है। किसने? जम्मू कश्मीर ने इसको लॉन्च किया है। आप डायग्राम में भी इसे देख सकते हैं, अपनी ज़मीन अपनी निगरानी। होता क्या है ये आपकी ज़मीन आपकी निगरानी?
प्रणाली। जिस प्रकार सरकार आधार कार्ड इसने एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में इसने जारी किया है, उसी प्रकार सरकार अब ज़मीनी मामलों के लिए भी एक आधार नंबर लेकर आ रही है, और उसके लिए उसने 14 नंबर का एक UL पिन जारी किया है। यूनिक लैंड पार्शियल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, ये 14 नंबर का होगा, इसमें 14 डिजिट होंगे। इसके अलावा अब हम कुछ चीज़ें जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पूरे भारत का इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ पर, पूरे भारत का पहला जो इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है वो कहाँ पर खोला गया है? ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। ओके, इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। इसके अलावा जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में इसकी मूर्ति बनाई गई है। श्री रामानुजाचार्य के ऊपर ये बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है G20 समिट 2023 का जो G20 सम्मेलन होगा, ये भी श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा 2023 वाला। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक फेस्टिवल आयोजित किया गया था जिसका नाम था लेवेंडर फेस्टिवल। क्या नाम था इसका? लेवेंडर फेस्टिवल। अब हम कुछ चीज़ें आपको पॉलिटी के पर्पज़ से बताना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। वो क्या है? सीट डिलिमिटेशन के बारे में। अभी हाल ही में परिसीमन कराया गया जम्मू कश्मीर का। ओके, सीट लिमिटेशन डिलिमिटेशन क्या होता है? परिसीमन होता क्या है? ये परिसीमन जो होता है, चुनाव से पहले सीमाओं का इसमें निर्धारण करवाया जाता है। ओके, इसमें सीटों का निर्धारण किया जाता है चुनाव से पहले। और ये किस आधार पर किया जाता है? ये होता है पॉपुलेशन के आधार पर। ओके, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का इसमें विभाजन किया जाता है। ओके, और इसके बारे में कहा जाता है कि जब भी जनगणना होती है तो उसके बाद संविधान के आर्टिकल 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम भी लागू किया जाता है जो कि एक स्वतंत्र निर्णय लेता है। ओके, तो ये जानकारी थी परिसीमन के बारे में। अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो सीट डिलिमिटेशन हुआ था अभी, तो उसके बारे में। इसके तहत जम्मू डिवीज़न को 43 सीटें अलॉट की गई हैं और कश्मीर में 47 सीटें। ओके, याद रखिएगा इसे, 43 सीटें, 47 सीटें जो हैं कश्मीर के लिए और 43 जो हैं जम्मू डिवीज़न के लिए। और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटें। कितनी? 9 सीट्स। और इसके अलावा 2 सीट जो हैं ये कश्मीरी पंडितों के लिए किया गया है रिजर्व। इसके लिए कश्मीर पंडित के लिए इसे रिजर्व किया गया है। तो ये जानकारी थी जम्मू कश्मीर के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 material nutrition scheme have been launched by the Prime Minister मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना एंड पोषण सुधा योजना इन विच स्टेट? तो कहाँ पर, किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात स्टेट के द्वारा। ये होता क्या है? मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना या मुख्यमंत्री पोषण सुधा योजना। आइए हम इसके बारे में जान जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना महिला के लिए, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए बच्चे को प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देने के बाद 1000 दिन 1000 डेज जो होता है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उनके न्यूट्रिशंस के लिए, उनके पोषण के लिए, बच्चों के देखभाल के लिए। ओके, काफ़ी उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तो इस 1000 डे में 9 मंथ जब बच्चा गर्भ में होता है और 2 मंथ बच्चे के पैदा होने के बाद का समय इसमें रखा गया है। इसके तहत उन महिलाओं को जो है 2 किलोग्राम चना, 1 किलोग्राम दाल और 1 किलोग्राम तेल का वितरण किया जाएगा। इसके जरिए
7000 वुमेन्स को सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी, ऐसा इनका लक्ष्य रखा गया है। तो ये है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के बारे में। अब हम आपको बताते हैं पोषण सुधा योजना के बारे में। ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया है। कितने? 14 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या बात रखी गई है? इसके तहत जैसे कि जो ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उनको हर रोज़ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पका हुआ खाना मिल सके। ओके, और साथ ही साथ ये वे महिलाएं होंगी कौन? जो प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को जन्म दे चुकी हैं। ओके, उनको जो है खाना प्रोवाइड किया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर, और इसके साथ ही उनको कैल्शियम और आयरन के टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे ताकि उनको एनीमिया या अन्य बीमारियों से रक्षा हो सके और बच्चा स्वस्थ पैदा हो सके और माता के भी स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो ये जानकारी थी मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना के बारे में। अब हम चलते हैं बैक फिर से। कुछ चीज़ें हम गुजरात के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि ड्रोन के द्वारा भारत का पहला मेल को पोस्ट करने वाला स्टेट कौन बना है? तो ये गुजरात है। गुजरात ऐसा पहला स्टेट है जिसने ड्रोन के जरिए जो है इंडियन पोस्ट को मेल किया है, डिलीवर किया है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है इसका नैनो यूरिया लिक्विड सिस्टम। ये गुजरात के कलोल डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में गुजरात जो है फर्स्ट रैंक पर है, और इसी के साथ ही कर्नाटक भी फर्स्ट रैंक पर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ सुपर कंप्यूटर के बारे में। परम अनंत, ये IIT परम अनंत, ये IIT गांधीनगर में लगाया गया है परम अनंत सुपर कंप्यूटर। तो ये जानकारी थी गुजरात के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर बीइंग टेकन फ्रॉम इंडिया टू विच कंट्री बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन। ये रेलिक होता क्या है? रेलिक होता है जैसे कि भगवान बुद्ध के जो अवशेष होते हैं, जैसे दांत हो गए, उनकी हड्डियां हो गई, या उनके अन्य अवशेष जो होते हैं उसको कंजर्व, जो उनके अवशेष हैं जो उनको रखा गया है, जैसे कि स्तूपों में रखा गया है और स्तूप में रखे गए हैं, है ना, तो उन्हें रेलिक्स बोला जाता है। तो ऐसे ही जो 4 पवित्र रेलिक्स हैं, अवशेष हैं उनके भगवान बुद्ध के, उसे किस देश में भेजा गया है? तो उसे ले जाया जा रहा है मंगोलिया में। ओके, कहाँ ले जाया जा रहा है? मंगोलिया में। और मंगोलिया के किस मंदिर में से रखा गया है? बैट्सागान मंदिर में से रखा गया है। इसे जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि बैट्सागान मंदिर कहाँ पर है, तो ये मंगोलिया में है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? वहाँ की कैपिटल क्या है? उलान बटोर है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, वहाँ की राजधानी क्या है? उलान बटोर है। ओके, और यहाँ पर जो है टकलामकान डिज़र्ट भी यहाँ पर गोबी डिज़र्ट भी यहाँ पर फैला हुआ है, जो कि चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है। और ये जो होता है ये एक ठंडा मरुस्थल है, ये बर्फ़ से ढका हुआ मरुस्थल है। ओके, ये शुष्क मरुस्थल में इसे एक शीतोष्ण मरुस्थल की श्रेणी में रखा गया है। तो अगर ज्योग्राफी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए गोबी का डिज़र्ट कहाँ है, तो ये है मंगोलिया और चाइना में। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर है। और अगर पूछे बैट्सांग मंदिर कहाँ है, तो मंगोलिया में है। ओके, तब अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। तो अभी हाल ही में किस संगठन ने डोमेस्टिक वर्कर्स पर अपनी रिपोर्ट जारी की है? इसे जारी की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कौन हैं? इसके प्रेसिडेंट हैं गिलबर्ट हैंगो। कौन है इसके प्रेसिडेंट? गिलबर्ट
हांगबो, ये कहाँ के हैं? ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गिलबर्ट हैंगबो, इसे जरूर याद रखिएगा। ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आखिर ये डोमेस्टिक वर्कर्स होते कौन हैं? डोमेस्टिक वर्कर्स वो होते हैं जैसे कि आपके यहाँ जो खाना बनाने वाले हो गए, कपड़ा साफ़ करने वाले हो गए, ओके, इन्हीं को डोमेस्टिक वर्कर्स कहा गया है। या और भी जो आते हैं हेल्प करने के लिए, काम करने के लिए, उनको इस श्रेणी में रखा गया है। इनको क्या होता है कि इनको कोई भी प्रकार का सोशल सिक्योरिटी नहीं, अभी तक कोई इनको बेनिफिशरी नहीं मिली है, ना सोशल सिक्योरिटी, इनका अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी इनको नहीं मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी इनका नहीं सही है, मैटरनिटी बेनिफिट भी इनको नहीं मिल रहा है, फैमिली बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। तो इन पर ध्यान देने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है कि 94% लोगों के पास अभी भी कोई बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है, ओके। और इसमें से जो 76.2% है वो महिलाएं हैं, ओके। वो डोमेस्टिक महिलाएं होती हैं जिनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, सोशल सिक्योरिटी हो, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता हो, या मैटोरिटी बेनिफिट हो, या फैमिली बेनिफिट हो, ओके। तो ये जानकारी थी डोमेस्टिक वर्कर के बारे में और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉर्डर ऑपरेशन कॉल्ड सॉलिडेरिटी 2023 इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये सॉलिडेरिटी 2023 नामक जो ये सीमा अभियान है, कौन से संगठन की एक पहल है? तो ये है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये पहल है, SCO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। इसमें पहले 8 मेंबर थे, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, ओके। न्यू मेंबर इसका कौन सा बना है? परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू मेंबर है इसका ईरान। कौन है? ईरान। और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा बीजिंग। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अपना जिसका रुपया लगा हुआ है वो है चाइना। इसी के अंतर्गत एक संगठन और है, उसका नाम है रैट्स। रैट मतलब चूहों का संगठन मत समझ जाइएगा। रैट होता है ये टेररिस्ट, ओके। टेररिस्टों को मतलब कि उनको रोकने के लिए इसका फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। रैट्स आतंकवाद से निपटने के लिए है ना। आतंकवाद से निपटने के लिए रैट्स एक संगठन बनाया गया है SCO के अंदर। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो है ताशकंद में। कहाँ पर है? ताशकंद में है, ओके। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। और इसके जो चेयरमैन इसमें प्रेजेंट टाइम पे कौन सी कंट्री इसका चेयरमैन है? वो है इंडिया। कौन है? इंडिया। और ये कब तक रहेगा? अक्टूबर 2022 तक। अक्टूबर 2022 तक। तो इसका चेयरमैन कौन है? इंडिया। और तो ये जानकारी थी सॉलिडेरिटी 2023 के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया's global startup ecosystem report was recently released in the light of London Tech Week 2022. Which state has been positioned in Asia? तो एशिया की जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अभी आई थी लंदन टेक वीक 2022 में, इसमें एशिया के किस राज्य को पहले स्थान पर रखा गया है? वो है केरला। कौन है? केरला उसमें पहले पायदान पर रखा गया है। चूँकि केरला की बात हो रही है तो मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक टोमेटो फ्लू फैल गया था, है ना। ये मतलब टोमेटो के जरिए फैलने वाला एक फ्लू था। और कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग शुरू करने वाला पहला स्टेट जो है ये केरला बना है, ओके। और कार्बन तटस्थीकरण में भी केरला पहले स्थान पर है, ओके। तो ये जानकारी थी केरला के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दिल्ली गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टूवर्ड्स ब्रिजिंग द learning gap launched by COVID-19 for students of state run school under the which mission?
तो दिल्ली सरकार के द्वारा कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? वो मिशन जो कि छात्रों के लिए, जो क्लास 3 से लेकर के क्लास 9 तक के जो छात्र जो कोविड-19 के दौरान पढ़ाई जिनकी छूट गई है, उनको फिर से प्रेरित करने के लिए, उसके अंदर जो कोविड-19 के दौरान जो पढ़ाई में अंतर आ चुका है, काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है, उसको कम करने के लिए कौन सा अभियान इन्होंने शुरू किया है? उसका नाम रखा गया है मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद। इसके तहत एक बुनियाद फिर से शिक्षा की खड़ी करने की इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है अदर फैक्ट। अदर फैक्ट में मैं आपको एक डे के बारे में बता रहा हूँ, वर्ल्ड ओशियन टर्टल डे। वर्ल्ड ओशियन टर्टल डे ये किस डे को मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। ओके। और फादर ऑफ ओशियन टर्टल किसे कहा जाता है? इसे जरूर याद रखिएगा, फादर ऑफ ओशियन टर्टल। इनका नाम है आर्ची कैरे। इन्हें फादर ऑफ ओशियन टर्टल कहा जाता है। और अग्निवीर में जो 10% कोटा की बात की गई है, अग्निवीर में क्वेश्चन आपसे ऐसे पुटअप करेगा कि अग्निवीर में कितने % कोटे की बात की गई है? जो जैसे कि क्या जाता है इस CAPF में अर्धसैनिक बल जो होते हैं, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, उसमें कितने % कोटे की बात की गई है? तो वो 10% कोटे की बात की गई है। और अग्निवीर के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें जो है क्या 25% जो है जो अग्निवीर होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी 75% को काम बाहर कर दिया जाएगा, फिर वो अन्य कार्य के तलाश में दूसरा जॉब कर सकते हैं। और आजकल की सुर्खियों में जैसा चल रहा है, प्रेजेंट हमारी प्रेसिडेंट कौन बनी हैं? तो ये हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। और ये जो हैं इनके नाम 3 रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। पहला, ये देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। दूसरा, ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। और तीसरा, ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ओके, तो ये जानकारी थी आज के करंट अफेयर के बारे में। आज बस इतना ही। थैंक यू।